क्या आपने कभी सोचा है एक बादल भी संदेश वाहक बन सकता है? क्या एक आकाश का यात्री प्रेम का दूत बन सकता है? यही कल्पना की थी कालिदास ने जब उन्होंने लिखा था मेघदूतम जैसे एक कालजयी महाकाव्य को। संस्कृत साहित्य का यह रत्न केवल एक प्रेम कथा नहीं बल्कि विरह, आशा और प्रकृति के मधुर संगम का काव्य है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कालिदास ने एक वनवासित यक्ष के हृदय के दर्द को बादलों की भाषा में व्यक्त किया है और कैसे मेघदूतम केवल साहित्य नहीं बल्कि मनुष्य के भावों और प्रकृति के संबंधों का दार्शनिक प्रमाण बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं द लाइब्रेरियंस पैराडाइज, जहां आज हम कालिदास के मेघदूत की बारिश में भीगेंगे कुछ शब्दों के साथ। तो कहानी का प्रारंभ होता है अलकापुरी से। अलकापुरी में एक यक्ष रहा करता था जो कि अपनी पत्नी यक्षिणी से अत्यधिक प्रेम किया करता था। हर समय जब भी वह कोई काम करता तो यक्षिणी के ख्याल ही उसके मन में रहा करते थे। एक दिन जब यक्षपति शिव की आराधना कर रहे थे तो उन्हें आराधना के लिए 100 पुष्पों की ज़रूरत थी और यह काम उन्होंने यक्ष को दिया था। प्रत्येक मंत्रों के बाद वे जब एक एक पुष्प शिव को अर्पित करते तो उसके बाद वे अगला मंत्र पढ़ा करते। 99 मंत्र के बाद जब वे 100वें मंत्र के लिए एक पुष्प अर्पित करने के लिए थाल में हाथ दिए तो उन्हें प्रतीत हुआ कि थाली में अब पुष्प शेष नहीं है। इस घटना से यक्षपति की आराधना भंग हो गई, जिससे वे यक्ष पे काफ़ी क्रोधित हुए। उन्होंने यक्ष से पूछा कि तुम्हें मैंने 100 पुष्पों के लिए कहा था, यहाँ पर तो 99 ही हैं। तो यक्ष कहता है कि लाया तो मैं 100 पुष्प ही था, किंतु स्वामी रास्ते में मुझे मेरी पत्नी मिली तो एक पुष्प मैंने उसके जूड़ों में लगा दिया। इस असावधानी भरे कार्य से यक्षपति ने यक्ष को शाप दिया कि वर्ष भर पत्नी का भारी विरह सहो। इससे उसकी महिमा ढल गई और उसे यक्षिणी से काफ़ी दूर रामगिरी के आश्रमों में बस्ती बनानी पड़ी। इस घटना के बाद जब यक्ष को रामगिरी के पर्वतों पर जाना पड़ा तो उसके लिए एक एक क्षण बिताना एक एक युग बिताने के समान होने लगा। हर क्षण उसे यक्षिणी की याद सताती थी और वह याद किया करता था यक्षिणी के साथ बिताए हुए उन पलों को। स्त्री के विछोह में कामी यक्ष ने उस पर्वत पर कई मास बिता दिए। उसकी कलाई सुनहले कंगन के खिसक जाने से सोनी दिखने लगी। आषाढ़ मास के पहले दिन पहाड़ की चोटी पर झुके मेघ को उसने देखा तो ऐसा जान पड़ा जैसे ढूसा मारने में मगन कोई हाथी हो। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमा श्लिष्टसानु वप्रक्रीडा पणिनत गज परीक्षणीयम दर्दश। इसके बाद महाकवि कालिदास लिखते हैं, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुका धान हेतु रत्नवास्पाश्चर मनुचरो राजराजस्य दैध्यो। अर्थात यक्षपति का वह अनुचर कामुट कंथा जगाने वाले मेघ के सामने किसी तरह ठहर कर आंसू को भीतर ही रोके हुए था और सोच रहा था। मेघ को देखकर प्रिय के पास में सुखी जन का चित्त भी और तरह का हो जाता है। कंठालिंगन के लिए भटकते हुए विरही का तो क्या ही कहना। जब सावन पास आ गया तब नीच प्रिया के प्राणों को सहारा देने की इच्छा से उसने मेघ द्वारा अपना कुशल संदेश भेजना चाहा। फिर टटके खिले कुंटज के फूलों का अर्थ देकर उसने गदगद हो प्रिय भरे वचनों से उसका स्वागत किया। यह बात यक्ष भी जानता है कि बादलों से संदेश को भिजवाना एक मूर्खतापूर्ण बात है। यहाँ पर कालिदास लिखते हैं कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थः क्व पटुकर्णे प्राणिभिः प्राणप्रियाः। अर्थात धूल, पानी, धूप और हवा का जमकर बादल कहाँ संदेश ले जाएगा, किंतु इंसान प्रेम में इतना व्याकुल
और इतना अंधा हो जाता है कि उसे अब छोटी छोटी चीज़ें भी प्रेम के संदेशवाहक लगने लग जाती हैं। और फिर यहाँ तो यक्ष अपने प्रेम के चरम पर है। यह बताता है कि प्रेम में व्याकुल व्यक्ति किस प्रकार से सभी चीज़ों को अपना संदेशवाहक समझने लग जाता है। जैसे कि शाहरुख खान साहब कहते हैं कि मैंने तुझे इस कदर पाने की कोशिश की है कि सारे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कुछ इसी तरह से यक्ष भी बादलों में उस जर्रे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यक्ष बादल से कहता है, हे मेघ, तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ, मेरे संदेश को मेरी प्रिया तक पहुंचाओ। और फिर वह बादल को पूरा मार्ग बताता है। जैसे रामगिरी पर्वत से उड़कर निकलना, विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी, उज्जैनी, विदिशा, यमुना और अंत में हिमालय की ओर बढ़ना। मार्ग में प्रकृति, नगरों और नदियों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। यक्ष बादलों से कहता है कि जहाँ जहाँ से गुजरना, वहाँ वहाँ की सुगंध, शीतलता और सौंदर्य लेकर जाना, ताकि उसकी प्रिया को सांत्वना मिले। संदेश का दूसरा भाव, यहाँ यक्ष अपने हृदय का सारा प्रेम, विरह और आशा बादल के माध्यम से व्यक्त करता है। वह बादल से कहता है, मेरी प्रिया विरह से पीड़ित है। उसे कहना कि मैं भले ही दूर हूँ, पर उसका प्रेम मेरे मन में जीवित है। उसे कहना कि मेरा जीवन अब भी उसी की स्मृति से जुड़ा हुआ है। मैं शीघ्र ही अपने अपराध से मुक्त होकर लौटूंगा। कहना कि वह जो आंसू बहा रही है, मैं यहाँ से महसूस कर सकता हूँ। उसकी याद में ही मैं जी रहा हूँ। तुम्हारे गर्जन में मेरे हृदय की धड़कन है, तुम्हारी शीतलता में मेरा स्नेह है। यक्ष फिर कहता है कि जब भी कभी हवाएं चलती हैं तो मैं उन हवाओं का आलिंगन करता हूँ कि शायद वह मेरी प्रियतमा के देह को छूकर निकली हूँ। संदेश के उद्देश्य के रूप में वह कहता है, उसका मनोबल बढ़ाओ ताकि वह निराश न हो। उसे विश्वास दिलाओ कि हमारा मिलन अवश्य होगा और बहुत जल्द होगा। और इसी संदेश के साथ वह बादल को संदेशवाहक बना के भेज देता है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित यह काव्य एक अद्भुत संगम को दर्शाता है। संगम जो कि है प्रेम और प्रकृति के बीच का। इस महाकाव्य में लिखा गया है कि कैसे यक्ष जो कि प्रेम में व्याकुल है, अपनी यक्षिणी को संदेश भेजने के लिए बादलों से गुहार कर रहा है। यह बहुत अद्भुत कला केवल महाकवि कालिदास के काव्य में ही देखने को मिलती है। अगर आप भी अपने प्रिय या अपने प्रेयसी से बिछड़ गए हैं या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आप भी मदद ले सकते हैं बादलों का, जैसे कि महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में लिखा है। लेकिन इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आषाढ़स्य प्रथम दिवसेगी, अर्थात आषाढ़ के उस दिन की जब बादल आकाश में छाए रहेंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।